ऑलराइट, तो हम लोग हीट ट्रांसफर के अलग अलग मोड देख रहे थे. वी वर लुकिंग एट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड वी सॉ इन डिटेल कंडक्शन. फिर हमने उसमें थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन किया, हमने लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी देखा. देन वी आल्सो डिफाइंड व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस, व्हाट इज हीट करंट. ये सारे टॉपिक्स हमने कल कवर किए थे along with थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. मैंने बताया था किसका ज्यादा है किसका कम है सॉलिड्स में, और ऑफ कोर्स सॉलिड के सबसे ज्यादा होता है, देन फॉर लिक्विड एंड देन फॉर गैस. फिर हमने स्टार्ट किया था रेडिएशन. तो रेडिएशन में मैंने आपको कल सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तक बताया था, एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट theory of radiation, and I will stick to the notation that you already know आपके टेक्स्ट बुक की, है ना, क्योंकि मॉड्यूल्स के नोटेशन सिंबल थोड़े अलग है, तो वी डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज, तो इसको सिंपल रखेंगे. तो टू स्टार्ट ऑफ विथ रेडिएशन, आपको पता है कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब जब भी एक सब्सटेंस पे रेडिएशन इंसिडेंट होगा, तो यू कैन हैव थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस. एक रिफ्लेक्शन, एक वी आर नॉट इनटू ऑप्टिक्स, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन. या तो रिफ्लेक्ट होगा, या तो पास हो जाएगा, या फिर एब्जॉर्ब होगा. वो जब आप बोलते हो रिफ्रैक्शन, दैट इज बेसिकली ऑप्टिक्स. तो वी आर नॉट वरीड अबाउट ऑप्टिक्स. यहाँ पे सिंपल सी चीज है, पार्ट ऑफ द एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, इज रिफ्लेक्टेड, पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड एंड पार्ट ऑफ इट इज लॉस्ट हियर बाय एब्जॉर्प्शन. तो मैं एब्जॉर्प्शन के सिर्फ ऐसा कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे. सो पार्ट ऑफ इट इज lost in the form of absorption, this is reflected, and this is transmitted, right? Good. Then अब हम लोगों को कितना एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, कितना रिफ्लेक्ट हुआ है, कितना ट्रांसमिट हुआ है, इसके लिए हम कोएफिशिएंट्स बना लेते हैं, है ना. तो सबसे पहले जो टोटल अमाउंट इंसिडेंट हुआ है, इसको मैं बोलूंगा Q. So Q is the amount of heat energy in the form of radiation incident. QR is reflected, QA is absorbed, and QT is transmitted. Simple. So total radiation, total energy is QA plus QR plus QT. Simple है. Law of conservation of energy. Simple है, right? Then to tell कि कितना एब्जॉर्ब हुआ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग QA अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब को टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट से डिवाइड कर लेते हैं, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. हम टोटल रिफ्लेक्टेड एनर्जी को टोटल एनर्जी से डिवाइड कर देते हैं, इसको बोल देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन. हम लोग टोटल ट्रांसमिटेड एनर्जी को टोटल एनर्जी से डिवाइड कर लेते हैं, एंड वी से दैट इट इज कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, राइट. गुड. तो ऐसा सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग, राइट. अभी क्यों रिक्वायर्ड है आपको आगे समझेगा. ओके. देन इफ आई डिवाइड, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, मैं ऐसा करता हूं, उसको Q से डिवाइड करता हूं. Q बाई Q इज 1, QA बाई Q प्लस QR बाई Q प्लस QT बाई Q. तो 1 is equal to A plus R plus T. So sum of addition of coefficient of absorption, reflection and transmission is 1. Depending on this, you may
define different types of substances. जैसे you can have a substance which absorbs all the energy, black body, मतलब A equal to 1, R equal to 0, T equal to 0, black body. तो ब्लैक बॉडी को डिफाइन करने के लिए इजी है, अ बॉडी विच emits or absorbs all the wavelengths incident upon it, that is black body. जो एब्जॉर्ब करेगा वो इमिट भी करता है. ओके, तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर भी डिफाइन कर सकते हो, R इक्वल टू 1, A0, T0, जितना आया सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर दिया. तो परफेक्ट ट्रांसमीटर भी आप कर सकते हो, T इक्वल टू 1, A0, R0. तो ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर, राइट, परफेक्ट रिफ्लेक्टर एंड परफेक्ट ट्रांसमीटर. तो ये हम देखेंगे बाद में. So this is something basic that you should know. Then, as I said, you already must know what is a black body. So black body is a body which absorbs all the radiation falling onto it or which emits all the wavelengths, basically that is called as a black body. अब important ये नहीं है, important है spectrum of black body. तो if you remember, आपने आपके 12th में स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी सीखा था. स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी में क्या करते हो, यू प्लॉट इंटेंसिटी, या फिर इसको आप बोलते हो इंटेंसिटी और इमिसिव पावर. Emissive power is amount of energy radiated per unit time per unit area. जैसे सन है, सन इज अ ब्लैक बॉडी. सन के पूरे सरफेस में से, पर यूनिट एरिया बोल सकते हो आप, सन के पूरे सरफेस में से हर एक सेकंड में कितना एनर्जी इमिट होता है, दैट इज इमिसिव पावर और इंटेंसिटी बेसिकली ना. गुड, एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ. तो व्हेन यू सी दिस, और डेफिनेटली ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया था, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. वीन्स डिस्प्लेसमेंट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट लॉ बोला है. क्यों, तो ये यहाँ से समझेगा. व्हाट इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भाई साहब? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ नहीं यार, नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू विल रिमेंबर एवरीथिंग, बट द आइडिया इज, हमारे पास ब्लैक बॉडी है, हमने ब्लैक बॉडी को अलग अलग टेम्परेचर पे रखा. हमने पहले 1000 केल्विन पे रखा है इसको. तो 1000 केल्विन पे व्हाट आई नोटिस इज intensity of radiation coming out from black body increases with increase in wavelength. It reaches a maximum value and then it decreases. तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, फिर कम हो जाएगा. मतलब वो पीक वैल्यू है बेसिकली. फॉर एग्जाम्पल, जब आप बोलते हो आर सन, मतलब आर नियर स्टार, सन लुक्स येलो टू यू, मतलब क्या, उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो पीक है, पीक इज इन येलो कलर. इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी कलर इमिट नहीं कर रहा. तो द पीक मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इन येलो कलर. एंड फ्रॉम कलर यू कैन टेल टेम्परेचर ऑल्सो. कैसे? व्हाट इज सरफेस टेम्परेचर ऑफ आवर स्टार सन? 6000 डिग्री सेल्सियस या फिर 5800 समथिंग केल्विन. गुड, एनीवेज, ये मान लो कि ये 1000 केल्विन पे था. अब मैंने सेम ब्लैक बॉडी को 2000 केल्विन टेम्परेचर पे रखा है. व्हाट वी नोटिस इज, अभी भी बिहेवियर नॉन यूनिफॉर्म ही है. नॉन यूनिफॉर्म मतलब, यूनिफॉर्म बिहेवियर का मतलब क्या होता है, किसी भी वेवलेंथ पे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट करना, दैट इज यूनिफॉर्म बिहेवियर. तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग इंटेंसिटी इमिट होगा, and then it will reach a maximum and then again it will fall down. So what we notice is the same non-uniform behavior. सिर्फ इतना है कि जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम वैल्यू मिला था इंटेंसिटी का, वो शिफ्ट हो गया एट लोअर वेवलेंथ, राइट. मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया तो आई नोटिस
again such kind of shift. So what we notice is that again the value of lambda for which you have peak intensity is shifting towards left. तो इसको lambda max बोलते हैं ये वैल्यू को. The value at which you have maximum value of intensity, the value of wavelength at which there is a peak in the intensity emitted by that particular black body is called as lambda max. Correct? What do we notice from here? जैसे टेम्परेचर बढ़ाया लैम्बडा मैक्स लेफ्ट साइड में जा रहा है, मतलब कम हो रहा है, मतलब लैम्बडा मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, राइट? वो मैक्स जो वर्ड है वो कंफ्यूज मत करना, इसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि लोअर वेवलेंथ पे आपको पीक मिल रहा है एट हायर टेम्परेचर. तो पहले अगर 1000 केल्विन टेम्परेचर था और मुझे पीक वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी मतलब मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, अगर पहले मुझे 6000 पे मिल रहा था केल्विन, 6000 एंगस्ट्रॉम पे मिल रहा था एट 1000 केल्विन, अभी मैंने उसी ब्लैक बॉडी को 2000 केल्विन पे अगर मैं लेके गया तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड होगा उस बॉडी में से इट विल बी एट 5000, मतलब लगभग बोल सकते हो ग्रीन कलर के आसपास. फिर मैंने 3000 केल्विन कर दिया तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इमिटेड ऑकर्स एट लेट अस से 4000 एंगस्ट्रॉम, मतलब विथ टेम्परेचर the wavelength at which you have maximum intensity, it is with temperature it is decreasing or increasing, decreasing. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाया लैम्बडा मैक्स कम हुआ, सिंपल. इसको बोलते हो आप वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? लैम्बडा मैक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ. दैट्स इट. तो this has nothing to do with this real displacement of a body, है ना? वो जो आप सीखते हो ना मोशन में, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे. यहाँ सिर्फ ग्राफ पे, only on the graph there is shift. Correct? Good. So this is Wien's displacement law. समझा क्या? क्योंकि इस पे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं. Is it not clear to someone? I will repeat. थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है वो लैम्बडा मैक्स लिखने की वजह से. लैम्बडा मैक्स मतलब वेवलेंथ की वैल्यू मैक्सिमम नहीं, इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है. तो इंटेंसिटी जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम मिल रहा है वो वेवलेंथ कम हो रहा है विथ टेम्परेचर. करेक्ट? गुड. देन इसमें जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है B, and you can find out B as lambda max into T. तो मुझे इसके यूनिट चाहिए. वेवलेंथ इज लेंथ मतलब मीटर, टेम्परेचर इज मीटर केल्विन. तो ये बहुत सारे लोग इसको ऐसा मिली किलोग्राम ऐसा बोल देते हैं. दिस इज मीटर केल्विन, नॉट मिली केल्विन, नॉट मिली किलो. इट इज मिली और किलो गया, नथिंग. मिली इज 10⁻³ किलो 10⁻3. इट इज मीटर केल्विन. इसलिए हर एक चीज फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है. स्पेस नहीं तो ये डाल दो तो समझ में आ जाएगा. दिस मिली केल्विन, राइट? इसकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है. डू यू रिमेंबर? नहीं. डू यू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ दिस? 2.9 समथिंग ऐसा कुछ आता है. नहीं? तो you can find out, we'll see later, but for the time being it is 2.89 into 10 power something वो 10⁻³ है, लेकिन इसको रफली 2.9 लिखते हैं B की वैल्यू को. गुड. And this B is called as Wien's constant. Good. Then अगला आपको देखना है what is emissive power. वैसे emissive power आपको पता ही है.
अब तक हमने क्या बात किया था कि हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट हुआ है, या तो एब्जॉर्ब होगा या तो रिफ्लेक्ट होगा या तो ट्रांसमिट होगा, अब इमिट हो रहा है. Forget about absorption for the time being, reflection for the time being, and transmission for the time being. Emissive power, as I told you, I have a body, right? It is emitting. How much energy Q is emitted per unit time per unit area? That is emissive power. So, emissive power of a body is nothing but energy emitted per unit time per unit area. That is emissive power. वैसे you have came across this quantity earlier also. Q upon T क्या होता है? पावर, थर्मल या कोई भी पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम. मुझे बताओ पावर अपॉन एरिया क्या होता है? Have you defined something called as power upon area? नहीं नहीं, पोटेंशियल का काम नहीं है यहाँ पे, चार्जेस नहीं है यहाँ पे. How do you define intensity? What is intensity? What is intensity by the way? अभी दो सोर्सेस है, फिर एक बहुत ज्यादा चमक रहा है, बोल आप बोलते हो ये हाईली इंटेंस है, दूसरा हाँ मतलब एनर्जी इमिटेड बाय दैट सोर्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज मोर कंपेयर टू द अदर. हाँ तो ये इंटेंसिटी है, इसलिए मैंने बोला ना यहाँ पे इंटेंसिटी और इमेसिव पावर, इसलिए बोला था मैंने, राइट? तो दिस इज नथिंग बट इंटेंसिटी. एनीवेज, गुड. देन ओके, तो इमेसिव पावर किस पे डिपेंड करता है? व्हाट दिस इमेसिव पावर डिपेंड्स ऑन व्हाट? कैन यू टेल मी? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? टेम्परेचर. अरे ग्राफ क्यों ड्रॉ किया फिर हमने? इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द बॉडी. ब्लैक बॉडी के लिए अलग, नॉर्मल बॉडी के लिए अलग, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए अलग होता है. इट विल डिपेंड ऑन सरफेस एरिया. ए है वहां पे, सरफेस एरिया. गुड. तो इट डिपेंड्स ऑन दिस 2-3 फैक्टर्स. फिर हम लोग एक कोएफिशिएंट ऑफ इमिसिविटी डिफाइन करते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, और इसको इन शॉर्ट इमिसिविटी भी बोलते हैं हम लोग. दिस इज कॉल्ड एज इमिसिविटी. इमिसिविटी. तो coefficient of emission or emissivity is defined as the ratio of emissive power of ordinary body or given body to that of emissive power of black body. ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ब्लैक बॉडी विल इमिट ऑल द वेवलेंथ, पर ऑर्डिनरी बॉडी जरूरी नहीं है ना. अभी ये बॉडी है हमारे पास, बल्ब है, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट विल इमिट ओनली इन विजिबल फ्रॉम विबग्योर वॉयलेट टू रेड. हो गया तो थोड़ा बहुत इंफ्रारेड होगा, राइट? करेक्ट. देन बाय द वे इसका यूनिट लिखना रह गया, जूल. आगे मीटर स्क्वायर सेकेंड. और डायमेंशंस ऊपर एनर्जी है m1 l2 t-2 अपॉन t1 एंड a is l2 अगेन, कैंसल ये ऊपर जाएगा तो m1 l-3 t-3. तो इसका डायमेंशंस आएगा, डायमेंशंस ऑफ E विल बी m1 t-3, और ये उसका SI यूनिट है, राइट? गुड. अब ये कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन या इमिसिविटी हमने डिफाइन कैसे किया? इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी और अ गिवन बॉडी, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कि गिवन बॉडी ऑर्डिनरी है कि नहीं, हो सकता है ब्लैक बॉडी हो, डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. करेक्ट. तो गिवन बॉडी अगर ब्लैक बॉडी हुई तो E की वैल्यू क्या आएगी? 1. तो E इक्वल टू 1. और ये अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, बट शायद आगे भी नहीं हो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
मेरा एक रिसर्च पेपर रिजेक्ट हुआ है इसकी वजह से, only for this value because I don't have this value. तो calculations were rejected. Anyways, समझेगा आपको आगे क्वेश्चंस में कि why I am saying this, theory में भी समझेगा. Then good. तो अगर हमारे पास ब्लैक बॉडी है तो फॉर अ ब्लैक बॉडी E इज इक्वल टू आएगा आपका 1. गुड. मुझे बताओ what will be for a perfect reflector? E equal to 0. Why 0? हाँ, क्योंकि मैंने बताया था ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी, वो सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है और सारा इमिट भी करता है. जब परफेक्ट रिफ्लेक्टर बोला है तो वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा, वो ना इमिट करेगा, वो ना एब्जॉर्ब करेगा. जब इमिट ही नहीं करेगा तो फिर ये कैपिटल ई जो है ऊपर ये 0 होगा रिफ्लेक्टर के लिए. गुड. एंड फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, क्योंकि ऑर्डिनरी बॉडी जो है वो ना परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है ना वो परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है, तो फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी द वैल्यू ऑफ ई इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. तो सिर्फ आप ई की वैल्यू से बता सकते हो कि ये बॉडी कौन सा है. बाय द वे, ये ई सेम नोटेशन आपने कहीं और भी यूज किया तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. कहाँ यूज किया था ये सेम नोटेशन? 3 जगह पे यूज होता है. एक यहाँ पे coefficient of restitution, that is what, do you remember? Velocity of what upon velocity of what? Velocity of separation. दो बॉडीज कोलाइड हो रहे हैं, जब कोलाइड होगा तो अप्रोच करना पड़ेगा, और जब कोलिजन हो जाएगा तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो रेशो होता है उसको हमने बोला था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. वो हमको क्या बताता था? जैसे ये हमको बताता है बॉडी ब्लैक है या परफेक्ट रिफ्लेक्टर है ऑर्डिनरी, कौन सा कोलिजन. व्हाट इफ E इज इक्वल टू 1? परफेक्टली इलास्टिक. गुड. थोड़ा थोड़ा याद है. और E आप एक जगह पे सीखते हो केपलर्स लॉ में. व्हाट इज E देयर? व्हाट इज द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड सन? इलिप्टिकल. तो अगर सर्कुलर हुआ तो E की वैल्यू क्या आएगी? नहीं, 0. That E is eccentricity. How much variation from being a circle. और वो आप कैसे लिखते हो? E is equal to RP minus RA upon RP plus RA. What is RP and RA? Radius at perihelion and radius at aphelion. Sorry for diverting, but जरूरी है ये भी. तो sun is at one of the foci. The nearest point is called as perihelion and farthest is aphelion. तो ये जो डिस्टेंस होता है that is radius at perihelion and this is radius at aphelion. तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम E डिफाइन कर रहे हैं उस पर ध्यान देना. गुड. देन वंस यू नो दिस, अभी जैसे आपने इमिसिव पावर डिफाइन किया है तो आप वैसे ही एब्जॉर्प्टिव पावर भी डिफाइन कर सकते हो. इमिसिव पावर क्या था? क्या था? एनर्जी इमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. इमिटेड, फिर यहाँ पे क्या आएगा? एब्जॉर्ब. खत्म. गुड. तो यू हैव एब्जॉर्प्टिव पावर एज एनर्जी absorbed per unit time per unit area, and it happens to be Kirchhoff's law of radiation. It tells you that absorptive power, coefficient of absorption मतलब absorptivity, जैसे हमने यहाँ पे coefficient of emission डिफाइन किया है वैसे ही आप लोग coefficient of absorption डिफाइन कर सकते हो. नेगेटिव नहीं, it is not negative. I'll tell you why. कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टिविटी डिफाइन कर सकते हो आप.
So coefficient of absorption या फिर absorptivity is the ratio of emissive power upon emissive power of black body था, यहाँ पे absorptive power of ordinary body to that of absorptive power of black body, and it happens to be equal to coefficient of emission. तो coefficient of emission और coefficient of absorption ये equal ही आते हैं from Kirchhoff's law of radiation. So there is no difference in formula, right? इसलिए normally we don't discuss this in details. तो ऐसा है. उसके बाद आपको पता होना चाहिए Stephen's law. Stephen's law of radiation. What is Stephen's law of radiation? अरे 12th में आपने एग्जाम दिया है सब. Stephen's law of radiation. I'm listening. What is this? हाँ, intensity मतलब emissive power मतलब energy emitted by a body per unit time per unit area. आपने ही बताया था कि it depends on. हाँ, तो स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन आपको यही बताता है कि this particular quantity called as emissive power, which is energy radiated per unit time per unit area, is proportional to temperature raised to fourth power. नहीं हो गया स्टीफन्स लॉ, तो रेज टू फोर्थ पावर है, दैट्स इट. और ये जो टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब केल्विन में है. तो स्टीफन्स लॉ टेल्स यू दैट emissive power is proportional to fourth power of absolute temperature, and if you remove this constant of proportionality you will write sigma. So sigma is called as Stephen's constant. तो यहां से आप Stephen's constant के यूनिट्स निकाल सकते हो. E क्या है आपको पता है. What is E? You already know. Q upon AT by T raised to 4. What was Q? Joule. Meter square second Kelvin raised to 4. यह आ गया स्टीफन्स कांस्टेंट का यूनिट्स. तो डायमेंशन भी निकाल सकते हो. अब इट क्या अलग है डायमेंशन में, इसके डायमेंशन निकाले ना आपने. उसमें सिर्फ टेम्परेचर रेज टू 4 करना. क्या डायमेंशन लिखे थे आपने, जो रिटर्न m1 t minus 3 थीटा रेज टू -4. मतलब तो इस पे आता मैं यू विल सी, मैंने लिया है वो क्वेश्चन में. आई हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ दिस, क्योंकि वो क्वेश्चन आया है पहले, तो यू कैन फाइंड आउट डायमेंशन आल्सो. गुड. देन so I hope up to this point it is clear. Do you remember the value of sigma, any one of you? 5.87 into 67 या 87, 5.67. तो फिर यहाँ पे 10 के पावर में -8 आएगा. तो 10 के पावर में -8 आएगा. SI यूनिट्स, ये SI में आता है, जो भी हमने लिखा था पहले, जूल पर समथिंग समथिंग जो भी होगा वो, आई डोंट केयर फॉर यूनिट्स नाउ. वेरी गुड. गुड. ये जो हमने लिखा है E इज प्रोपोर्शनल टू या फिर E इज इक्वल टू सिग्मा T रेज टू 4, ये है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए. तो स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है आपको, एमिसिव पावर और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4. तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटा के सिग्मा लिखते हो, ये जो इक्वेशन बनता है ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी का इक्वेशन. क्यों? क्योंकि मैंने बताया है वहां पे यहाँ छुपा हुआ E है. व्हाट इज E फॉर ब्लैक बॉडी? 1. तो इसलिए लिखा नहीं था हमने. तो अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास ऑर्डिनरी बॉडी है
तो फिर इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होगा? ई सिर्फ ई लिखोगे, दैट्स इट। तो डिपेंड करेगा ई की वैल्यू के ऊपर, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। गुड। अब ऐसा मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, लेट अस अज्यूम दिस इज अ ब्लैक बॉडी। इनिशियली ये हमारे पास ब्लैक बॉडी है, तो आई एम टेकिंग द केस ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एंड लेट अस से इसका टेम्परेचर है T और सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0, राइट? You already know if there are two different temperatures, there is going to be heat exchange, right? तो ब्लैक बॉडी इमिट कितना करेगा? वो इमिट करेगा सिग्मा T to the power of 4. This is emitted, करेक्ट? लेकिन सराउंडिंग का हीट भी तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी इमिट भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, वैसे कोई भी बॉडी करता है वो, बट एनीवेज। तो ये इमिटेड है, ये एब्जॉर्ब्ड है। एब्जॉर्ब कितना होगा? सिग्मा T0 to the power 4. तो व्हाट इज नेट पावर इमिटेड? नेट पावर, नेट लॉस ऑफ एनर्जी बोलो, ठीक है। या मतलब बेसिकली आप कितना इमिट हुआ माइनस कितना एब्जॉर्ब हुआ। अरे रियल लाइफ है ये। यो अगर आपको याद रखना है ना, तो हमेशा रियल लाइफ से कनेक्ट करो। थिंक ऑफ रियल लाइफ। एनालॉजी तो नहीं दे सकता, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स। मेरे पास 5,000 रुपए थे एंड आई थॉट ऑफ डूइंग सम बिजनेस, तो मैं जाके कुछ लेके आया एंड आई एम सेलिंग थिंग्स। तो 5,000 का मैं सामान लाया था और 4,000 का मटेरियल बिक गया। तो नेट नेट मेरे पास आज जो भी अमाउंट बचेगा, दैट इज नेट नेट। सो नेट लॉस हियर। तो नेट लॉस यू कैन जस्ट से कितना मैंने दिया, कितना मैंने लिया, खत्म। So this is net loss. This is net loss. अभी what is so difficult in remembering formulas? कुछ भी नहीं, logic. It applies everywhere. और ऐसा ही फॉर्मूला बनने वाला है, because and this is for black body. For ordinary body, what will be the difference in ordinary body? हाँ, E से मल्टीप्लाई करोगे, इमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ गया आपका for ordinary body. Last thing that you need to know, that is Newton's law of cooling. मैंने बहुत बार बताया भी है और ये रिसेंटली ठंडी में एप्लीकेबल भी था, और कल भी मैंने आपको पूछा था तो आपने बताया था। What is Newton's law of cooling? Then नहीं, heat difference हीट एक्सचेंज बोलने से ऐसा बोल सकते हो, द नेट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी or from any body is directly proportional to excess of temperature of body over the surrounding. मतलब it is proportional to difference in temperature. वो बुक में कुछ भी लिखते हैं। तो rate of loss of heat dq by dt is proportional to difference in temperature of the body and that of surrounding. This is Newton's law of cooling. मैंने कल बताया था आपको कि जितना ज्यादा गर्म पानी जब आप लेते हो ठंड में, और अगर बहुत ज्यादा ठंड है, मतलब टेम्परेचर सराउंडिंग का बहुत कम है, जितना पानी गर्म करोगे उतना जल्दी ठंडा होगा, बिकॉज dq by dt इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली मुझे इस dq by dt को एक कांस्टेंट लिख के ऐसा करना पड़ेगा। फिर dq by dt अगर आपको याद है, dq by dt अगर आपको याद है क्या? हीट इक्वेशन। नहीं तो फिर ये जो कल हमने देखा था dq by dt, करंट, हीट करंट, याद है क्या? हीट करंट, व्हाट वाज हीट करंट? नहीं याद है तो फिर ये याद है क्या?
एम एस डी थीटा बाई डी एक्स, ऐसा कुछ याद है क्या? एम एस डी थीटा बाई डी टी कुछ याद है, आ रहा है क्या ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या आपको? डू यू रिमेम्बर हीट इक्वेशन एम एस डेल्टा थीटा, राइट? तो व्हाट विल बी डी क्यू बाई डी टी, एम कांस्टेंट, एस डी थीटा बाई डी टी, है ना? तो फिर आप लिखोगे डी थीटा बाई डी टी एम एस इज इक्वल टू, ये यहाँ पे भी डी क्यू बाई डी टी है और इक्वेशन 1 में भी डी क्यू बाई डी टी है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड सेम, मतलब के टी माइनस टी जीरो। अभी यहाँ पे थीटा माइनस थीटा जीरो लिखो, आपके ऊपर है, आई डोंट केयर फॉर नोटेशंस, आई नेवर केयर फॉर नोटेशंस। यहाँ पे क्या है, फिर कंफ्यूजन मत कर देना कि एक जगह पे टी एक जगह पे थीटा, तो गुड। तो एम कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, के तो वैसे भी कांस्टेंट, तो डी थीटा बाई डी टी इज, डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा जीरो। तो पहले आपने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बोला, नेट लॉस ऑफ या फिर लॉस ऑफ हीट, rate of loss of heat is proportional to difference in temperature of the body over the surrounding। अब बोलोगे rate of fall of temperature, क्योंकि d theta by dt क्या होता है, rate of fall of temperature, how temperature is changing per unit time, एक एक सेकंड में कितना कम हो रहा है, is proportional to difference in temperature of the body over the surrounding। खत्म। कन्वेक्शन का थ्योरी मैं लूंगा नहीं, वो जब न्यूमेरिकल्स आएंगे हम तब करेंगे, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो इसका मतलब क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने ऑलरेडी लेके रखा है, तो मुझे बताओ कि हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस, आई मीन यू शुड नो दिस। ए, कल मैंने बताया था एल्यूमिनियम का थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर से कम होता है और कॉपर का सिल्वर से कम होता है, राइट? और मैंने ये भी बोला था कि ये एग्जाम में आ चुका है। विच एग्जाम? वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि अभी नीट है, उससे पहले कुछ और था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी पढ़ो और बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following rods will conduct most heat when their ends are maintained at the same steady temperature? What is equation of heat conduction dq by dt is equal to k, आगे a, आगे डेल्टा थीटा मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर अपॉन एल, कल ही देखा था हमने, कल ही देखा था हमने। तो this question is simple because if you see this, when their ends are maintained at the same temperature, मतलब चारों के चारों ऑप्शन में ये सेम है, गुड। k तो will k be constant or not? हाँ, क्यों कांस्टेंट? k कब कांस्टेंट होता है? मटेरियल सेम हो। तो which of the following cylindrical rods will conduct most heat, ऐसा बोला है क्या मटेरियल अलग अलग है? नहीं, तो k भी सेम है। फिर सिर्फ a और l। व्हाट इज a? सिलेंड्रिकल रॉड का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, एरिया आर स्क्वायर बाय एल, बराबर, गुड। तो अब जब dq बाय dt सबसे ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा हीट कंडक्ट होगा, है ना? तो आपको बस आर स्क्वायर बाय एल ये रेशियो देखना है हर एक के लिए। पहले केस में तो 1 है, 1/1 है ना, लेंथ 1, रेडियस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10 पावर -2 का स्क्वायर 10 पावर -4। तो पहले केस में जो रेशियो आ रहा है ये 10 पावर -4 आ रहा है। दूसरे केस में 10 पावर -4/2 मतलब 0.5 into 10 पावर -4,
है ना, 0.5 इंटू 10⁻⁻4। तीसरे केस में 4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻4। आखिरी केस में 4 इंटू 10⁻⁻4। सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें? ए कैसे होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोलना, क्योंकि यू हैव टू, स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स यू हैव टू चेक वेरी केयरफुली, है ना, तो यू नीड टू बी केयरफुल हियर। तो ऑप्शन नंबर डी। The heat is flowing through two cylindrical rods of same material. Same material मतलब क्या? Same K constant. The diameters of the rod are in the ratio. Diameter का ratio मतलब radius का ratio. They are 1:2. If the temperature difference between ends is same, मतलब delta theta वापस same. The ratio of rate of heat flow, अभी वही तो किया था हमने, delta Q by delta T in the first case to that of delta Q by delta T in the second case. सिर्फ यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है? K कांस्टेंट है, लेंथ का रेशियो आपको दिया है, ठीक है। तो ये अभी अभी हमने देखा, इट टर्न्स आउट टू बी R1 by R2 स्क्वायर अपॉन L2 by L1। कहाँ से आया? यहाँ से आया, है ना। गुड गुड, हो गया सॉल्व। फिर R1 is to R2 is 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये है आपका 2/1, तो 1/2। 1/2 तो है नहीं ऑप्शन में, फिर क्या हुआ? उल्टा। क्या उल्टा? क्या उल्टा? लेंथ का रेशो उल्टा, L2/L1 है ये, है ना। क्या बोला है यहाँ पे? L1/L2 2:1 है, तो L2/L1 1:2 है, 1:2 है, मतलब 1:8। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? गुड। तो नाउ you are supposed to take out pen and paper and solve. Two identical square rods of metal are welded end to end as shown in figure 1. 20 calories of heat flow through it in 4 minutes. If the rods are welded as shown in figure 2, the same amount of heat, same amount important word है, identically important word है, will flow through the rods in how many minutes? Heat flow Q is equal to, क्या था फॉर्मूला? Q by T, A टेम्परेचर डिफरेंस मतलब डेल्टा थीटा, और साथ में क्या था यहाँ पे? हाँ, और टी मैंने डिवाइड कर लिया, के थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन एल या एक्स, जो भी बोलना चाहो वो। गुड। तो आई कैन राइट दिस एज Q by T इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय एल के। लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। I can write this as, what was L upon Ka? थर्मल रेजिस्टेंस। याद है कि ये कल हमने बताया था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और थर्मल रेजिस्टेंस का सेम फॉर्मूला है, सिर्फ एक जगह पे सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक जगह पे के थर्मल कंडक्टिविटी। गुड। अमाउंट ऑफ हीट फ्लो सेम है क्या? बोला है उन्होंने, कांस्टेंट है। डेल्टा थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया सेम अमाउंट फ्री ऑफ हीट का फ्लो होगा जब डेल्टा थीटा कांस्टेंट है, मतलब टी टाइम प्रोपोर्शनल टू आर टी आ गया। करेक्ट। पहले केस में रेजिस्टेंस मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब R1 बोल देता हूं इसको मैं, पहले केस में रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज है ना। हाउ डू यू राइट डाउन दिस पर्टिकुलर? हाँ, 1 बाय, ठीक है RS बोल देते हैं, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। 1 बाय, व्हाट इज दिस? 1 अपॉन पहला रॉड
दूसरा रॉड। अभी क्योंकि रॉड्स आइडेंटिकल है तो मुझे ये टाइम पास नहीं चाहिए अगली बार से। रॉड आइडेंटिकल मतलब रेजिस्टेंस सेम, क्योंकि मटेरियल सेम, लेंथ सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम। तो इसका मतलब 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर मतलब 2 अपॉन आर मतलब आर एस ये आएगा आर बाई 2। तो आर पी क्या आएगा? 2 आर। एक्सेलेंट, गुड। तो टाइम टेकन in parallel combination upon time taken in series combination is equal to resistance in parallel upon resistance in series. So TP is equal to RP upon RS into TS. What is RP? अभी आपने देखा 2R. What is RS? R by 2. TS is 1. तो कैंसल कैंसल, तो टोटल आ गया 4 मिनट्स। बराबर ना? 4 मिनट्स बराबर है। 4 मिनट्स PS4 है तो फिर 16 मिनट्स होना चाहिए। फिर ये इसको ऐसा 4 लिखेंगे तो 16 होना चाहिए। फिर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। यू सेड ए 1 मिनट। कैसे 1 मिनट? सीरीज में R1 प्लस R2 होता है। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, है ना? गुड। तो मैंने कल इसलिए बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि थर्मल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एग्जैक्टली सेम तरीके से बिहेव करते हैं। तो अगर वो आप याद रखोगे तो फिर आपको समझेगा कि यहाँ पे सिर्फ हमने आर एस और आर पी की वैल्यूज को इंटरचेंज करना था एंड डन। तो अब ये 4/4 होके कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि आर पी R/2 है और ये 2R है और TS4 है। कैंसल कैंसल, ये 1/4 और ये 4 कैंसल, तो 1 मिनट इज द आंसर। डन, गुड। Thermal resistance and electrical resistance have exactly same formulas। फिर वो चाहे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो, चाहे वो कंडक्टिविटी का हो, वो रेजिस्टिविटी का हो, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो, वो सीरीज कॉम्बिनेशन का हो, वो V by I मतलब डेल्टा V by I। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हीट करंट, एग्जैक्टली सेम। The ratio of thermal conductivity of two rods of different materials is K1 upon K2 is 5/4. If the two rods of same area of cross section A constant have same thermal resistance R constant will have lengths in the ratio L1 upon L2 पूछा है। This example follows exactly from this formula. Okay, good. तो रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के डिफरेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, राइट? सेम थर्मल रेजिस्टेंस है। तो अभी अभी आपने इसको लिखा था क्या? Q/T इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय थर्मल रेजिस्टेंस। तो लिखा था ये कांस्टेंट, बराबर है ना? गुड। तो K तो आपने हटा दिया तो नहीं चलेगा, तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे? मतलब द थिंग इज R का फॉर्मूला अगर याद होगा, R इज इक्वल टू L। क्या क्या सेम है? थर्मल रेजिस्टेंस सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मतलब L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। हाँ तो हो गया L1 by L2 इज इक्वल टू K1 by K2। तो ये आ गया आपका 5/4। टू रेक्टेंगुलर blocks A and B of different metals have same length, same area of cross section. They are kept in such a way that their cross sectional areas touch each other, series combination.
The temperature at one end of A is 100, that of B is 0, 100, 0, delta theta 100. If the ratio of the thermal conductivity K1 is to K2 is 1 is to 3, then under steady state the temperature at the junction in contact will be. तो हमने कल लास्ट सेशन में जंक्शन का टेम्परेचर का फॉर्मूला बनाया था. We have made a formula in the last session, not made but noted down. So I'll just copy and paste that formula and use it to solve this example. So ये है वो फॉर्मूला टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन का, and I can paste it over here. तो ऐसा है कि हाउ नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड, हमको लेफ्ट हैंड साइड पे अगर थीटा चाहिए तो राइट हैंड साइड पे थीटा के अलावा कुछ नहीं बचना चाहिए, इसलिए नीचे K1 L2 होगा. ग्रेट. अब इन्होंने क्या बोला है, क्या क्या सेम है, क्या क्या सेम है? लेंथ सेम है, एरिया तो है ही नहीं इसमें. लेंथ सेम है मतलब मैं लेंथ सेम है तो लिख सकता हूँ K1 थीटा 1 प्लस K2 थीटा 2 अपॉन K1 प्लस K2 बिकॉज लेंथ इज सेम. तो थीटा इक्वल टू K1 इज टू K2 का आपको रेशियो दिया है 1:3 बराबर, और थीटा 1 थीटा 2 दिया. तो कैसे करोगे, हाउ डू यू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज इफ यू हैव रेशियो K1? हाँ ओके, K2 इक्वल टू 3K1. सो K2 इक्वल टू 3K1, या फिर आप अप टू यू K1 बाई K2 अगर 1:3 है तो K1 को K2 बाई 3 डालो या तो K2 को 3K1 डालो, एक ही बात है. तो K1 थीटा 1, व्हाट इज थीटा 1? 100. K2 इज 3K1, थीटा 2 इज 0. अच्छा है, हमारा काम आसान, राइट. ये आ गया आपका K1 प्लस 3K1, तो ये आपके पास आ गया 100K1 बाई 4K1, तो 25 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, राइट राइट. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Two rods A and B of equal length, their ends are kept between the same temperature. Their ends are kept between same temperature. Their area of cross section are A1, A2. Thermal conductivity is K1, K2. The rate of heat transmission in the two rods will be equal to. बताओ. How come A? How come A? The rate of heat transmission in the two rods will be equal if which of these conditions satisfied? B. कैसे? I want to know d theta dq by dt मतलब okay equal to K A delta theta upon L. Very good. अब क्या क्या कांस्टेंट है? L. और क्या कांस्टेंट है? डेल्टा थीटा. और एरिया ये सब कांस्टेंट नहीं है, तो हो गया फिर सॉल्व. इसका मतलब dq बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू Ka. इसका मतलब उन्होंने बोला है कि dq बाई dt ऑफ फर्स्ट रॉड एंड सेकेंड रॉड ये इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? तो dq बाई dt इज K1 A1 और ये K2 A2. ऑप्शन नंबर, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है. एक्चुअली दीज आर फ्री मार्क्स. क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर में गिन के 10 फॉर्मूला भी नहीं रहने वाले हमको, फ्री. सो डू नॉट लीव दिस थिंग. ये हमने कल किया था. टू वॉल्स ऑफ थिकनेस D1 D2 and thermal conductivity is K1 K2.
In the steady state, if the temperature at the outer surface are T1 and T2, साइड एक पहले रॉड का एक साइड T1, दूसरे रॉड का T2, then the temperature of the common wall का टेम्परेचर कल हमने किया था, कल ही हमने किया था ये, अभी भी आपने बताया ए, याद है क्या? अभी अभी K1 θ1 L2 मतलब K1 T1 D2 है ना? क्या फॉर्मूला था कॉमन वॉल का? K1 L1 K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि θ1 को T1 बोला है और L को D बोला है, खत्म। तो K1 T1 D2 K2 T2 D1 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1, ऑप्शन नंबर ए। मैंने बताया ये ओरल क्वेश्चन कल ही किया था हमने, इस ओरल। नेक्स्ट, इफ बिटवीन वेवलेंथ लैम्बडा एंड लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा, E lambda and A lambda be the emissive and absorptive powers of a body, and E lambda be the emissive power of a perfectly black body, then according to Kirchhoff's law, मैंने अभी बताया था Kirchhoff's law? नहीं नहीं नहीं, this is where you go wrong. What is Kirchhoff's law? Absorptive power, coefficient of absorption मतलब absorptivity, coefficient of emission मतलब emissivity is equal to E upon E black body, बराबर, करेक्ट है ना? गुड। तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर को E लैम्बडा बोला है। इफ बिटवीन द वेवलेंथ लैम्बडा एंड लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा, E lambda and A lambda be the emissive and absorptive powers of the body, okay, and E lambda be the emissive power of a perfectly black body। तो यहाँ पे हो रहा है आपको कंफ्यूजन, क्योंकि क्या है कि चीजों को मिक्सअप करने से बेटर है स्टार्ट विद दिस फॉर्मूला, थिंक वाइजली एंड सी व्हाट यू गेट। मतलब हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ से, दिस इज सॉल्व्ड, सी गुड, सॉल्व्ड, पर कैसे? वेल, you are getting confused when you are trying to relate with wavelength। ऑर्डिनरी बॉडी में और ब्लैक बॉडी में सिर्फ डिफरेंस है कि ब्लैक बॉडी सब एब्जॉर्ब करेगा, सब इमिट करेगा, ऑर्डिनरी बॉडी कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ इमिट करेगा। द रेशो ऑफ इमिसिविटी E टू दैट ऑफ A, ये हमेशा इमिसिव पावर होता है। ये कब पता होगा आपको? जब आपको किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन का आपको डेरिवेशन याद होगा। तो आज क्या करना, 12th की बुक आपके पास होगी, उसमें किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन देखना, इसलिए थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन अगर आपको पता होता तो यू विल रियलाइज दैट emissive power is emissivity upon absorptivity for any body। तो ये आ गया, any body मतलब any body, ओके, any body। तो अगर मैं any body बोल रहा हूं तो ब्लैक बॉडी के लिए भी है। तो ब्लैक बॉडी के लिए क्या है? E लैम्बडा अपॉन A लैम्बडा इक्वल टू कैपिटल E लैम्बडा, क्वेश्चन में बोला है वो। तो E लैम्बडा क्या आ गया? A लैम्बडा इंटू कैपिटल E लैम्बडा, ऑप्शन नंबर सी। So your task is at home Kirchhoff's law का derivation देखो। You are right when you say A equal to E equal to this। हाँ, ये सही है, nothing wrong here, it is correct, absolutely correct, but it comes from this particular intermediate step। तो ये आपको मैं अगर बताऊं, I can give you in short,
E इक्वल टू ए, बराबर, ये तो राइट लिखा है ना आप। व्हाट इज एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर अ ब्लैक बॉडी, मतलब ए स्मॉल ए वो है ना, तो फिर E इज इक्वल टू कैपिटल ई, बराबर। ये पता होता ना अगर आपको, तो बहुत सिंपल सी चीज थी। अगर ये पता होता तो आप क्या करते, आप बोलते इसको हटाओ, इसको यहां पे लिखो, बराबर। अभी आ गया क्या, E इज इक्वल टू ए इंटू ई, हाँ तो वही है ना, E इज इक्वल टू ए इंटू ई। हाँ तो ये कब आएगा, जब आप डेरिवेशन देखोगे। देखो, नथिंग, जस्ट डेरिवेशन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये भी ओरल क्वेश्चन है। वेवलेंथ ऑफ maximum intensity of radiation emitted by sun and moon are 0.5 into 10 power minus 6 meter and 10 power minus 4 meter respectively. The ratio of their temperatures is, कौन सा लॉ, हाँ नहीं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी बोला है और टेम्परेचर पूछा है, बराबर। तो व्हाट यू नो इज लैम्बडा मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, है ना, तो मैं बोल दूंगा लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। किसका रेशो पूछा है आपको, टेम्परेचर का, मतलब क्या पूछा है, टेम्परेचर ऑफ सन टू दैट ऑफ टेम्परेचर ऑफ मून, तो यह आएगा आपका लैम्बडा मून बाय लैम्बडा सन। लैम्बडा मून इज 10 पावर माइनस 4 एंड दिस इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 7, 0.5 इंटू 10 पावर 6 इज 5 10 पावर माइनस 7, 1/5 इज 0.2, और ये 10 पावर माइनस 7 ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस 0.2 इंटू 10 200, खत्म, राइट, गुड। So you have to solve it this particular way. Clear? Last question कि नहीं समझा? Okay.